नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम होम्योपैथिक से जुड़ी कुछ अवधारणाएं सही हैं या गलत हैं या उनके कुछ उत्सुकताएं हैं, उन सारी बातों का जवाब देने का प्रयास हम इस वीडियो में कर रहे हैं। कई सारे लोग जो होम्योपैथिक से जुड़ी कई सारी धारणाओं को लेके चल रहे हैं, जैसे यह दवा धीरे धीरे फायदा करती है, इस दवा को लेने के साथ साथ बहुत ज्यादा परहेज की जरूरत है, क्या होम्योपैथी और एलोपैथी साथ साथ चल सकती हैं, क्या होम्योपैथिक दवा खाने के बाद बीमारी पहले बढ़ जाती है, परहेज कितना है और क्या होम्योपैथिक की दवाइयां बिना परहेज के इफेक्टिव नहीं होती, क्या होम्योपैथिक दवा में टॉनिक या सिरप या कोई भी विटामिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्री का प्रयोग नहीं करते हैं, कहां तक होम्योपैथी में डायग्नोसिस या पैथोलॉजी का कोई भी रोल नहीं है। दोस्तों, इन सारी बातों को लेके हम आए हैं। यह वीडियो काफी बड़ा है क्योंकि होम्योपैथिक के और भी मिथ्स हैं जिनका हम समावेश इसी वीडियो में कर सकते हैं, लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं, वीडियो काफी लंबा हुआ है, इसलिए जो जनरल टॉपिक्स हैं जिनको लोग बार बार होम्योपैथिक से जोड़ के समझते हैं या जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं या जिनके लिए भ्रम में रहते हैं, उन सारे टॉपिक्स को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। जरूर ही आपको इस तरह के वीडियो से होम्योपैथिक को जानने में मदद मिलेगी और अगर आप होम्योपैथिक दवाइयों को लेना शुरू कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए हमेशा हेल्पफुल साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथी को लोग अक्सर आयुर्वेदिक जैसा समझ लेते हैं, जबकि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक बिल्कुल अलग विधान है। आयुर्वेदिक हमारे सदियों पुराना भारतीय परंपरागत औषधियों का भंडार है। हमारे 4 प्रमुख ग्रंथों में एक ग्रंथ आयुर्वेद भी है। हमारे ऋषि महात्मा काफी सालों तक आयुर्वेद के ही जानकार थे, उन्हें मौलिक रूप से आयुर्वेदिक की जानकारी थी। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक बिल्कुल अलग है। होम्योपैथिक 200 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो डॉक्टर हैनीमैन के द्वारा इस धरा पर लाई गई है। लगभग 200 साल पुरानी यह चिकित्सा पद्धति लगभग 170 देशों में एक प्रूव्ड अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम है, जिसके द्वारा लोगों के लिए होम्योपैथी की दवा दी जाती है। होम्योपैथिक में कई सारे बाहरी रसों का भी प्रयोग होता है, नेचर के द्वारा कई सारे खनिजों का भी प्रयोग होता है, कई सारे नोसोट्स या सारकोट्स का भी प्रयोग होता है। इस तरह से होम्योपैथी में वातावरण की कई सारी चीजों के द्वारा दवाइयों का निर्माण करके उनको प्रूव करके बीमारियों को ठीक करने में उसका प्रयोग होता है। दोस्तों, अगली अवधारणा है कि क्या होम्योपैथी सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है या होम्योपैथी किन बीमारियों को डील करती है। होम्योपैथी लगभग उन सारी बीमारियों में उपयोगी है जिन बीमारियों में कोई भी चिकित्सा पद्धति उपयोगी हो सकती है। इसमें सर्जरी को भी डील किया जा सकता है और यहाँ तक कि कई सारी सर्जिकल केस को सिर्फ दवाइयों से ठीक करने की सफल व्यवस्था सिर्फ होम्योपैथी में है। होम्योपैथी चिकित्सा सर्जरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन ही इतनी इफेक्टिव हैं कि वह बड़े से बड़े सर्जरी वाले काम को भी दवाइयों के द्वारा ठीक कर सकती है। वो सारे ट्यूमर्स, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स या सिस्ट, कई सारे ग्रोथ, मस्से जो कि सर्जरी के द्वारा ठीक होना चाहिए, होम्योपैथी की दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। इस तरह से होम्योपैथी सर्जरी से लेके और एक आम कोई भी बीमारी को अच्छे से डील कर सकती है, इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो बीमारी असाध्य है और जो बीमारी किसी भी पद्धति के लिए असाध्य है, वह भी होम्योपैथिक के लिए असाध्य हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर आदि। लेकिन रिसेंट समय में आजकल कुछ ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिन्होंने होम्योपैथिक के द्वारा इन असाध्य बीमारियों में भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की है और वह इस कठिन से कठिन बीमारी में भी होम्योपैथिक के द्वारा ठीक हुई हैं। अन्य पैथियों द्वारा इनक्योरेबल पेशेंट भी होम्योपैथी से ठीक हुए हैं। कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि होम्योपैथिक दवा बहुत ही स्लो काम करती है। हर मामले में होम्योपैथिक स्लो नहीं है,
लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए कई स्टेज में होम्योपैथिक के द्वारा ठीक करने का विधान है, परंपरा है, प्रैक्टिस है। तो ऐसी स्थिति में कई बार बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक होने में टाइम लग सकता है। ऐसा हर पैथी में भी होता है। एलोपैथिक में भी जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटिज्म, डायबिटीज, इनकी दवाइयां भी कई सालों तक लोग लेते रहते हैं और ठीक नहीं होते। आयुर्वेदिक में भी कई तरह की बीमारियां हैं जिनको ठीक करने में काफी टाइम लगता है। इस तरह से कई सारी पैथियों के जैसा होम्योपैथी में भी कई बीमारियों में ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दवा स्लो असर करती है। दवा फास्ट असर करती है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग इतनी मजबूती से शरीर के अंदर से होती है कि एक स्तरीय इस दवा का असर साधारण की समझ में नहीं आता। होम्योपैथिक डॉक्टर के अनुसार वो समझता है कि यह दवा कहाँ तक असर कर रही है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक दवा लेने से पहले बीमारी बढ़ जाती है। बिल्कुल, वो सारी बीमारियां जिनको कि पहले एलोपैथिकली या दूसरी पद्धतियों के द्वारा ठीक करने के लिए दवाइयां ली जा रही हैं, अगर वही बीमारी बाद में होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग किया जाए तो ऐसी स्थिति में कई मामलों में बीमारी पहले बढ़ सकती है। खास तौर से स्किन की प्रॉब्लम में पहले बीमारी बढ़ती है, क्योंकि पिछली दवाइयों का जो असर है जिससे वह बीमारी दबी हुई थी, या तो वही एक कारण हो सकता है कि जब वो दवाइयां बंद की जाएं तो कुछ हद तक बीमारी बढ़ सकती है। कई बार होम्योपैथिक की एक मैकेनिज्म के हिसाब से कुछ ऐसी मेडिसिन देने का प्रावधान है जिनके द्वारा देने पर बीमारी कुछ बढ़ जाती है, लेकिन एक सिद्धांत के अनुसार अगर बीमारी सही दिशा में उभर रही है तो इसका ये मतलब है कि वह क्योर की तरफ है। इस तरह का जो एग्रावेशन है वह होम्योपैथी में मेडिसिनल एग्रावेशन कहलाता है, और यह एग्रावेशन कई सारी क्रॉनिक डिजीजेस में ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा साइन माना जा सकता है। वो सारे लोग अगर जो एग्रावेटेड होने के बाद होम्योपैथिक को छोड़ देते हैं, उनसे मेरा एक बार यही इसी स्थिति में रुक के पुनः होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए मैं बोलूंगा। ऐसे लोग पुनः होम्योपैथिक पर अपनी आस्था बनाए रहें, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। ऐसे लोग ठीक हो जाएंगे जो अभी एग्रावेटेड हुए हैं। अगर परहेज के टॉपिक को लेके चलें तो हमेशा से होम्योपैथिक कई तरह के इस भ्रम में पड़ी रही है कि होम्योपैथिक दवाइयों में अत्यधिक परहेज है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत 20 साल की प्रैक्टिस का अनुभव है कि लगभग अधिकतर बीमारियों में परहेज की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन बीमारी के परहेज की जरूरत जैसा हर पैथी में है वैसा ही होम्योपैथी में है। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी का लूज मोशन है, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, और अगर वह ऐसी चीजें खाए जो कि गैस बनाती हो या जिनकी वजह से लूज मोशन होते हो, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को ठीक होने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो पेशेंट के लिए ऐसी स्थिति में बीमारी का परहेज जरूर करना पड़ेगा। लेकिन एक यूनिवर्सल लॉ जैसा बना के बोलें कि होम्योपैथिक दवाइयों के साथ प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना या कोई और भी उत्तेजक चीजें जैसे चाय, कॉफी या वाइन आदि नहीं लेना, अन्यथा होम्योपैथिक दवा असर नहीं करेगी, यह एकदम भ्रम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पिछली सालों की प्रैक्टिस के बाद मैंने ये अनुभव किया है कि इस तरह की चीजें लेने के बाद भी होम्योपैथिक दवा बराबर असर करती है। हो सकता है किसी के लिए कभी इस तरह का नियम बनाया हो, लेकिन ऐसा हर पेशेंट के साथ नियम नहीं है कि उसको इन सारी चीजों को नहीं खाना है अगर होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करना है। आप होम्योपैथिक दवाइयों को लेके इन सारी चीजों के परहेज के अलावा भी आप होम्योपैथिक दवा लेके देखें, आपके लिए प्रॉपर आराम आएगा। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि प्याज से बनी है, लहसुन से बनी है, हल्दी से बनी है, नमक से बनी है। अगर सेम मेडिसिन आपके लिए इंडिकेटेड है और अगर आप क्रूड फॉर्म में वही चीज ले रहे हैं
तो कई बार ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक दवा असर कम करती है। जैसे कि अगर आपके लिए नेट्रम्यूर मेडिसिन इंडिकेटेड है, जो कि साधारण नमक के द्वारा बनने वाली मेडिसिन है, तो वैसी स्थिति में हमें नमक का कम से कम इंटेक करना चाहिए, जिससे दी जाने वाली नेट्रम्यूर मेडिसिन आपके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदे देगी। ऐसा ही एग्जाम्पल अगर एक दूसरी मेडिसिन का ले लें, जैसे कि एलियम सीपा। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सीपा ले रहे हैं, जो कि प्याज के द्वारा बनी हुई है, उसी टाइम उसी ड्यूरेशन में अगर आप साथ में कच्चा प्याज भी खाएंगे तो आपके लिए एलियम सीपा मेडिसिन उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। इस तरह से कुछ मामलों में हमें परहेज की जरूरत हो सकती है। होम्योपैथिक दवा कई मामलों में इतनी तेजी से असर करती है कि लोग अचंभित होते हैं। ऐसी स्थिति में कई लोगों को ऐसा भी भ्रम होने लगता है कि होम्योपैथिक दवाई में कहीं स्टेरॉइड तो नहीं है। जी बिल्कुल भी स्टेरॉइड होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी स्टेरॉइड होम्योपैथिक दवा के प्रिपरेशन में प्रयोग नहीं होता। यह एलोपैथिकली प्रयोग होता है और उन सारे मामलों में जबकि पेशेंट की वाइटलिटी काफी कम होती है या कोई भी रिजिड कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति में पेशेंट के लिए ठीक करने में एलोपैथिक फिजिशियंस स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। होम्योपैथी में स्टेरॉइड जैसी कोई भी दवाई नहीं होती, ना ही किसी भी तरह का स्टेरॉइड होम्योपैथिक दवा में प्रयोग होता है। कई सारे लोग हैं जो लगातार एलोपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक है और लगातार उन्हें एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड आदि आदि। इस तरह के लोग भी क्या होम्योपैथिक दवा को ले सकते हैं? मेरे हिसाब से इस तरह के लोगों के लिए भी एलोपैथिक दवा के साथ साथ होम्योपैथिक दवाई लेने में कोई हर्ज नहीं है। वह एलोपैथिक मेडिसिन भी लें और होम्योपैथिक दवाई भी लें। दोनों मेडिसिन का एक साथ चलने पर किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ना ही कोई बॉडी में उसका साइड इफेक्ट होता है। कई सारे लोग इस भ्रम में पड़े हैं कि शायद एलोपैथिक या आयुर्वेदिक के साथ होम्योपैथिक दवाई लेने से शरीर में कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे जैसे होम्योपैथिक का विकास हो रहा है, लोग होम्योपैथिक को यदा कदा यहाँ वहां से जानकारी करके भी लेने लगे हैं। ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक दवाइयों को लोग डायरेक्ट लिक्विड के रूप में ले रहे हैं और ऐसा एक भ्रम सा चल पड़ा है कि शायद लिक्विड मेडिसिन ग्लोब्यूल्स वाली दवा से जल्दी भी फायदा करती है। यह सरासर भ्रम की स्थिति है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेडिसिन इफेक्टिव है तो लिक्विड में भी बराबर उतनी ही इफेक्टिव होगी जितने भी ग्लोब्यूल्स में। और अगर मैं होम्योपैथिक के लिटरेचर के हिसाब से बात करूं तो होम्योपैथिक के थर्ड लॉ में लॉ ऑफ मिनिमम, जिसमें बताया है कि होम्योपैथिक की मिनिमम डोज पेशेंट के लिए मैक्सिमम असर देती है। इसके अनुसार पेशेंट के लिए दी जाने वाली सिलेक्टेड मेडिसिन कम से कम देना चाहिए, जिससे पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ओवरडोजिंग ना हो, ना ही इस तरह की ओवरडोजिंग से पेशेंट को किसी भी तरह का नुकसान हो। एक समय हुआ करता था जब वैद्य हाथ की नाड़ी से ही बीमारी की पूरी जानकारी कर सकते थे, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में पेशेंट की पूरी जानकारी करने के लिए कई सारे डायग्नोस्टिक एड्स की जरूरत है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी, ब्लड रिपोर्ट्स, यूरिन रिपोर्ट्स और कई सारी हार्मोन्स प्रोफाइल, इस तरह की जानकारी हमारे लिए पेशेंट को ठीक करने के लिए सिलेक्ट होने वाली दवाइयों में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इनका प्रयोग करके हम पेशेंट को और अच्छे से डील कर सकते हैं, उसकी और अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक व्यू बना सकते हैं और इसके आधार पर पेशेंट को और अच्छे से ठीक कर सकते हैं। ऐसा भी भ्रम है कि इन सारी चीजों का होम्योपैथिक में कोई भी जरूरत नहीं है। कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए ज्यादा इंडिकेटेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिलिडोनियम की बात करें तो चिलिडोनियम दवा होम्योपैथी में लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्डुअस एम दवा, यह भी मदर टिंचर लीवर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब कभी ऐसी जानकारी मिले कि पर्टिकुलर पेशेंट को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फैटी लीवर है, उसका लीवर इनलार्ज है या वहां पर बाइलरूबिन बढ़ा हुआ है,
तो ऐसी स्थिति में एनालिसिस डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस तरह की दवाइयां प्रयोग करने के लिए हम और ज्यादा इजी हो जाते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों का ट्रीटमेंट लेते समय अगर पेशेंट को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस हो रही है, उसके लिए कोई भी न्यूट्रिशनल वीकनेस है, पर्टिकुलर मिनरल्स, विटामिन या किसी भी तरह की बाहरी सप्लीमेंट्री की वीकनेस अगर डॉक्टर महसूस करता है तो होम्योपैथिक दवाइयों के साथ में पेशेंट को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई या कैल्शियम, आयरन, फॉस्फेट वगैरह की बाहरी ऐड भी दे सकते हैं। इसके अलावा बाहरी चोट के लिए, बाहरी दर्द के लिए कई सारे ऑइंटमेंट या ऑयल्स भी अवेलेबल हैं, उनका भी बाहरी प्रयोग कर सकते हैं। कई सारे कॉस्मेटिक आइटम्स भी होम्योपैथिक पद्धति के द्वारा कई सारी दवाइयों के संगठन से बनाए जा रहे हैं, उनका भी पेशेंट अपनी आम जिंदगी में प्रयोग कर सकता है। यह भी काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा भी डे टू डे में जो भी जरूरतें हैं जो होम्योपैथिक के द्वारा अवेलेबल हैं, आंखों के लिए कई सारी ड्रॉप्स हैं, जनरल पेन किलर भी हैं, बाहरी कई सारी और भी मेडिसिन हैं जिनको एलोपैथिकली जैसे लोग लेते हैं, इनके सब्स्टिट्यूट में आप होम्योपैथिक मेडिसिन को भी प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत ही सहज है और अधिक से अधिक मामलों में सेफ हैं, सस्ते भी हैं, इनका प्रयोग भी हम जनरली कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जितने भी वीडियो हम आपको अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, लगातार प्रकृति से जुड़ें, होम्योपैथी से जुड़ें और लगातार खुश रहें। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।